सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम्स का चेंज ऑफ बेस रूल थ्योरम। ठीक है, इसके पहले वाले एग्जांपल्स, इसके पहले वाले कंसेप्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि लॉगरिथम्स किस तरीके से काम कर रहे थे। लॉगरिथम्स के ऊपर जो बेसिक लॉज है, लॉग ऑफ 0, लॉग ऑफ 1, लॉग ऑफ सेम बेस सेम फंक्शन, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारी सारी बातें हो चुकी हैं। एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन वाले प्रॉब्लम्स के ऊपर क्या क्या एग्जाम्पल्स आ सकते थे, उन सारे एग्जाम्पल्स के ऊपर हमारी बात हो चुकी है। अब नेक्स्ट जिस कंसेप्ट के बारे में हमको आज और इसके आगे पढ़ना है, दैट इज रिलेटेड टू चेंज ऑफ बेस थ्योरम। अब चेंज ऑफ बेस थ्योरम कैसे काम करता है उसके बारे में हम देखेंगे, और उससे निकलने वाले कुछ और भी डेरिवेशन है, कुछ छोटे मोटे और फॉर्मूलेज हैं, कैसे निकल के आते हैं, वो सारे फॉर्मूलेज भी हमको देखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लिए द चेंज ऑफ बेस थ्योरम। ठीक है, चेंज ऑफ बेस थ्योरम लॉगरिथम्स का काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक कि बहुत प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। यहाँ तक कि एक टाइम के बाद ऐसी मेंटालिटी बन जाती है बच्चों की कि किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, चेंज ऑफ बेस थ्योरम ही उसके ऊपर लगने वाला है, कोई दूसरा थ्योरम लगने नहीं वाला है। यही कोर होता है, यही अल्टीमेट थ्योरम होता है। जैसे तुम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल देखा तो लास्ट में उसके मेजरमेंट के पीछे तुमको पाइथागोरस थ्योरम ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी सेंस है। वैसे चेंज ऑफ बेस इतना ज्यादा वॉल्यूम पकड़ता है लॉगरिथम्स के अंदर कि बहुत बार इसका एक ना एक काम उसके अंदर पढ़ ही जाता है। किसी न किसी तरीके के एग्जाम्पल में एक ना एक राउंड चेंज ऑफ बेस थ्योरम तुमको दिखाई ही देगा। ठीक है, मैं कंसीडर कर लेता हूं कि log ऑफ m टू द बेस a, इसको हम देख सकते हैं कि log क्या है, m के ऊपर log लगा हुआ है और इसके नीचे बेस बैठा हुआ है a। इसको हम कैसे लिख सकते हैं चेंज ऑफ बेस थ्योरम के हिसाब से, log ऑफ m अपॉन log ऑफ a, मतलब ऊपर वाले नंबर का अलग log ले लो, नीचे वाले नंबर जो बेस में था उस बेस वाले नंबर का क्या कर लो, log डिफरेंट ले लो। ठीक है, अब इन दोनों के बीच भी कोई ना कोई बेस होगा, उस बेस को थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेता हूं b नाम का कोई दो और नंबर होगा, वो क्या बन जाने वाला है, बेस। तो इस लॉ के हिसाब से log ऑफ m टू द बेस a विल बी इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस b एंड डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस b। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं एक्चुअली में वैलिड है या नहीं है। मैं क्या करता हूं, सबको एक एक वैल्यू अज्यूम कर लेता हूं, इज इक्वल टू x अज्यूम कर लेता हूं, इसको log ऑफ m टू द बेस b को अज्यूम कर लेता हूं y, वैसे log ऑफ a टू द बेस b को अज्यूम कर लेता हूं z। ठीक है, इस पूरे वैल्यू को मैंने अज्यूम कर लिया x, इस वैल्यू को अज्यूम कर लिया है y, और इस वैल्यू को अज्यूम कर लिया है z। तो इस तरफ हो जाना चाहिए x, इस तरफ हो जाना चाहिए y, और इस तरफ हो जाना चाहिए z। तो अगर ये कंडीशन में कैसे तैसे करके प्रूफ कर लूंगा तो इनके जगह पे इनका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और थ्योरम हो जाएगा मेरा प्रूफ। हमेशा से डेरिवेशन का प्रोसेस यही रहा है कि पहले log के फंक्शन में, log से हम उसको किस में ले जाने की कोशिश करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। देखते हैं m will be equal to a raised to x, वैसे ही m will be equal to b raised to y, वैसे ही a will be equal to b raised to z। ये चीज हमको समझ में है। जब हम इन तीनों को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, एक चीज दिखाई देती कि m is actually equal to m, so a raised to x will be equal to b raised to y। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि a raised to x is equals to b raised to y। ये बात समझ में आई, इन दोनों को यूज करके मैंने इसको निकाला है। ठीक है, अब a रेस टू x बोल रहा है, a की वैल्यू मुझको बोलता है b रेस टू z, तो मैं यहाँ पे a की जगह पे लिख सकता हूँ b रेस टू z रेस्ड टू x इज इक्वल टू b रेस टू y। अब ये दोनों पावर्स आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो x इंटू z इज इक्वल टू b रेस टू y, पॉसिबल। ठीक है, अगर ये b रेस टू y है और आगे मैं बढ़ता हूँ तो दोनों ही पावर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, x इंटू z विल बी इक्वल टू y। अगर मैं सिर्फ x फाइंड आउट करना चाहता हूं तो x विल बी इक्वल टू y डिवाइडेड बाय z। अब हमने जो अज्यूम किया था उनको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, x के जगह पे क्या डाल सकते हैं, log ऑफ m टू द बेस a विल बी इक्वल टू y की जगह पे क्या डाला जा सकता है, log ऑफ m टू द बेस b। वैसे ही डिवीजन में लिखा जा सकता है z के जगह पे log ऑफ a टू द बेस b, और ये शायद मुझको प्रूव करना था और ये यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये बन जाएगा तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला चेंज ऑफ बेस थ्योरम के हिसाब से। ये पहला फॉर्मूला है जिसका तुमको यूज करना पड़ेगा। कभी भी कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हुआ होगा उसके अंदर तुम बेस को और उसके नंबर को क्या करोगे, डिवाइड कर लेने वाले हो, डिपेंडिंग अपॉन रिलाई करने वाले हो किसके ऊपर, किसी दूसरे बेस के ऊपर रिलाई करके काम किया जा सकता है। बस उतना ही याद रखना है कि दोनों बेसिस क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। अब कुछ केसेस में ये बेस जो है, जो ये वैल्यू है b की, वो 10 हो जाती है, और कुछ केसेस में ये जो बेस हो जाता है वो e हो जाता है। जो नीचे बेस हमने पकड़ रखा है ये e हो जाता है। अब कभी क्वेश्चन में तुम देखोगे ना तो ऐसे log 10 दिया रहेगा,
कुछ बेस के बारे में बताया नहीं, तो वो टाइम पे या तो बेस 10 है या तो बेस ई है। ये जो बेस 10 है, सीवियर लेवल कैलकुलेशंस है, सिंपल लेवल कैलकुलेशंस है, वहां पर अगर लॉग बीच में आ गया है तो बेस को क्या कंसिडर किया जाता है, 10 कंसिडर किया जाता है। और अगर हम कैलकुलस के साथ डील कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के साथ डील कर रहे हैं, तो वहां पर बेस को हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि वो बेस नीचे क्या है, ई है। ये बात समझ के हमको वो टाइम पे सॉल्व करने देगी। तो ये चेंज ऑफ बेस थ्योरम है, इस तरीके से प्रूव होकर यहां तक आ जाता है। बी जो तुम्हारा बेसिकली बेस है, दोनों केसेस में इसको क्या लिखा जा सकता है, 10 लिखा जा सकता है अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसको ई लिखा जा सकता है अगर हम कैलकुलस सॉल्व कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लिमिट्स, ये वो दुनियादारी जब हम कैलकुलस के अंदर घुसेंगे तो वो टाइम पे हर बार अगर कहीं पे बेस नहीं दिया हुआ है तो वो टाइम पे हम क्या अज्यूम करने वाले हैं, ई अज्यूम करने वाले। तो इसमें से ही एक और लॉ निकल कर आता है। इससे मुझको एक बात समझ में आती है बेसिकली कि log of m to the base a can be written as log of m to the base b and log of a to the base b। मतलब दोनों के बेसिस अगर सेम है और log एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, नीचे वाला बन जाता है बेस, ऊपर वाला बन जाता है तुम्हारा फंक्शन, बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए इसको, ठीक है। और भी नाम है इसका, फंक्शन दुनियादारी बोली जाती है, इतना मैं इंटरेस्ट नहीं लेता उसके अंदर। यहाँ पे सिर्फ तुमको ध्यान देना है m यहाँ पर आ जाने वाला है, a क्या बन जाएगा, इसका बेस बन जाएगा। तो ये वाइस वर्सा चल सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है और इसको वापस से इस फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है, पॉसिबल है। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ, देखना ध्यान से कि मैं क्या कर रहा हूँ। log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल्स टू log ऑफ m टू द बेस b डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस b, ठीक है। न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बनाया जा सकता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस b डिवाइडेड बाय log ऑफ m टू द बेस b। और ये लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास log ऑफ m टू द बेस a, ये तो लिखा ही है, ऑब्वियस है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसको आगे लेकर के चलता हूँ, log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ध्यान से देखो दोनों के बेसिस सेम से है। ये प्रोसेस से पीछे भी सरका जा सकता था, उस तरफ भी मूव कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फॉर्म मुझको कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन log ऑफ, बेसिस दोनों के सेम सेम है। ऊपर वाला नंबर क्या है, a, तो यहाँ पे a लिख लूंगा। नीचे वाला नंबर क्या है, m क्या बन जाएगा मेरा, बेस बन जाएगा। तो ये मेरा एक नया रूल निकल के यहाँ से आता है कि log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस m। ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस निकल के बाहर आने वाले हैं, ये सारे इक्वेशंस के बारे में हमको देखना है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है जो चेंज ऑफ बेस के अंदर से एक नया लॉ निकल के बाहर आ रहा है। ये क्या हो गया, चेंज ऑफ बेस के अंदर से निकल के आने वाला पहला लॉ है। पहला लॉ तो ये था एक्चुअली में, उससे और डिराइव कर करके हम कुछ नए भी लॉज बनाने वाले। ये उनमें से क्या था, सेकंड वाला था। तो फर्स्ट हमने ये देखा, सेकंड वाला हमने ये देखा। अब जिन लोगों को इसको कॉपी करने में इंटरेस्ट है, मैं 2 मिनट के लिए मूव करता हूँ, उन लोग इसको कॉपी कर सकते हो और हम चलेंगे थर्ड वाली इक्वेशन की तरफ, ठीक है। ऑलराइट, सो थर्ड की तरफ चलते हैं, देखते हैं थर्ड वाला हमको क्या बता रहा है। अब कुछ सिचुएशंस आएंगी जिनके अंदर कहीं रेसिप्रोकल्स आएंगे, कहीं पावर नेगेटिव होगी, कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस आते रहेंगे। वो सारे चेंजेस को हमको देखकर लिखना है। समझो कभी हमको ऐसी कंडीशन आ गई, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अपॉन बी, लॉग ऑफ 1 अपॉन बी टू द बेस ऑफ ए, ये बात लिखी हुई है। इसको मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके बताने की कोशिश करूंगा, ऐसे भी प्रूव करने की कोशिश करूंगा। ये एक्चुअली में क्या बन जाता है, बन जाता है -1 लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, ऐसा हो जाता है। अभी ऐसा क्यों होता है प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चेंज ऑफ बेस लॉ अगर मैं इसके ऊपर लगा देता हूं तो बेस क्या अज्यूम किया हूं, नहीं इंटरेस्टेड हूं अभी उसके अंदर। समझ लो कि कोई बेस है जो मैंने डाल रखा है। फिलहाल मैं क्या लिख दूंगा, लॉग ऑफ 1 अपॉन बी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूंगा, तो इसको लिखा जा सकता है लॉग ऑफ बी रेज टू -1, डिनोमिनेटर में है बी, न्यूमरेटर में जाएगा, पावर बन जाएगी -1, करेक्ट है, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास आ जाने वाला है लॉग ऑफ ए, सॉर्टेड है, ठीक है। अब इस -1 को देखो तो पावर एक्सपोनेंट वाले रूल के हिसाब से ये कहां चले जाएगा, आगे चले जाएगा, मूव कर सकता है आगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं -1 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ बी डिवाइडेड बाय नीचे क्या है लॉग ऑफ ए, करेक्ट है। अब यहाँ पे हमको मालूम है कि दोनों के बेसिस सेम रहे होंगे। मैं z कंसिडर अगर करते चले जाऊं सबके बेस को, दोनों के बेस क्या है z और z हैं, तो मुझको एक बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे क्या लिख बोलेगा -1 लॉग ऑफ, ऊपर वाला तो लॉग का फंक्शन बन जाएगा, नीचे वाला a क्या बन जाएगा, इसका बेस बन जाएगा। और ये हो गया मेरा RHS प्रूफ, ऐसे ही तो प्रूफ करना है, करेक्ट है। तो ये मेरा फर्स्ट डेरिवेशन हो गया और ये मेरा
थर्ड एक्चुअली रूल हो गया जिसके अंदर चेंज ऑफ बेस लॉ के हिसाब से कि अगर मेरे पास जो फंक्शन बैठा हुआ है जिसके ऊपर लॉग लग रहा है जिस वैल्यू के ऊपर, वो वैल्यू अगर रेसिप्रोकल में है तो वो वैल्यू का रेसिप्रोकल हटाया जा सकता है कंसिडरिंग द नेगेटिव ऑफ द आंसर। ठीक है, लॉग को नेगेटिव अगर कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर रेसिप्रोकल होगा तो रेसिप्रोकल को इग्नोर किया जा सकता है। वैल्यू 1/b है, उसको b अज्यूम किया जा सकता है। अगर हम इसको नेगेटिव ले लें तो नेगेटिव लेकर के इस तरीके से ये काम चल सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली वैल्यू में क्या होने वाला है, नेक्स्ट वाला भी एक रूल है, इसको भी ध्यान से देखना। log ऑफ b टू द बेस 1/a, log ऑफ b टू द बेस 1/a। ठीक है, फिर से मैं वही करने की कोशिश करूंगा, कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, ध्यान से देखना। log ऑफ जो ऊपर वाला नंबर है log b डिवाइडेड बाय log ऑफ 1/a। करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस a को अगर मैं न्यूमरेटर में लेकर के जाऊंगा तो उस वजह से क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर जो बेसिक न्यूमरेटर उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डिवाइडेड बाय log ऑफ a रेज टू -1 लिख सकता हूं। डिनोमिनेटर में था 1 के पास ले गया हूं, a रेज टू -1 हो चुका है। ठीक है, -1 आगे आ जाएगा एक्सपोनेंट के लॉ के हिसाब से, तो log ऑफ b डिवाइडेड बाय log ऑफ a और -1 आ गया आगे। अब -1 आगे आ गया, इसका मतलब है कि सबके ऊपर ही -1 एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, अब रिवर्स अगर मैं लेके जाता हूं वही प्रोसेस को, तो -1 टाइम्स ऑफ log ऑफ b टू द बेस a, और ये क्या बन गया मेरा log ऑफ 1/a टाइम्स ऑफ b। करेक्ट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, सॉर्टेड होगा, क्लियर है। इस तरीके से ये काम करता है, रेसिप्रोकल्स में इस तरीके से काम चल रहा है, क्लियर है। अब थर्ड वाले केस में ध्यान से देखो। थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है कि log ऑफ जो बेस है, बेस के ऊपर कुछ ना कुछ पावर है, बेस के ऊपर क्या हो गई है, कुछ ना कुछ पावर आ गई है। अब फंक्शन बैठा हुआ है आगे b आराम से, बेस के ऊपर पावर, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ए जो मेरा बेस है, बेस के ऊपर क्या है, कुछ ना कुछ पावर आ गई है। ठीक है, अब ये पावर क्या करने वाली है, फिर से चेंज ऑफ बेस लॉ लगा देता हूं, तो बन जाएगा log ऑफ b डिवाइडेड बाय log ऑफ a रेज्ड टू m, log ऑफ a रेज्ड टू m। ठीक है, अब और आगे अगर इसको लेकर के बढ़ूंगा तो मुझको समझ में आएगा क्या बन जाने वाला है, log ऑफ b डिवाइडेड बाय log ऑफ a। पावर जो है मूव करके आ जाएगी आगे, पावर मूव करके आ गई है आगे, इज इक्वल्स टू 1/m टाइम्स ऑफ, इसको फिर से मैं रिवर्स लेकर के जाऊंगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा फिर से। तो इसके ऊपर अगर पावर लगी हो बेस के ऊपर तो बाहर क्या बन के निकल आती है, रेसिप्रोकल बन के निकल आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है 1/m log ऑफ b टू द बेस a। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा थर्ड लॉ। एक्सपेक्टेड है कि तुमने फर्स्ट वाले लॉ को समझ लिया है, इस वजह से मैं इसको इरेज करते चलने वाला हूं। जिन लोगों ने नहीं भी किया हो उसको पॉज करके आराम से कर सकते हैं, सेकंड वाले लॉ की बात भी हो चुकी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फोर्थ केस में, फोर्थ से जो कुछ भी केस चल रहा है, अब इस केस में क्या होने वाला है, log ऑफ, समझो a के ऊपर भी कोई पावर है m और b के ऊपर भी कोई पावर है n, a के ऊपर भी पावर आ गई है और b के ऊपर भी पावर आ गई है। फिर से चेंज ऑफ बेस लॉ लगाओ, क्या हो जाने वाला है, log ऑफ ऊपर वाले कंसीडर करना है b रेज्ड टू n डिवाइडेड बाय log ऑफ a रेज्ड टू m। करेक्ट है, अब दोनों के ऊपर एक्सपोनेंट वाले पावर लग जाएंगे, n आगे आ जाएगा, बन जाएगा log b डिवाइडेड बाय m आगे आ जाएगा, बन जाएगा log ऑफ a। ठीक है, यहां पे लिखा जा सकता है n/m log ऑफ b टू द बेस a। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, n/m log ऑफ b टू द बेस a। क्लियर है। अब यहां पे कुछ चेंजेस आता है कभी कभी, वैसे तो अगर तुम चेंज ऑफ बेस लॉ को अच्छे से समझ लो तो कभी तुमको रूल समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब सेंस काम करके तुम जरूरत पड़ने पे जगह पे ही डिराइव कर लोगे, वहीं ऑन द स्पॉट इसको डिराइव कर लोगे। देखो कोई रॉकेट साइंस लगा हुआ है इसके अंदर, कुछ भी तो नहीं है, बस इसी चेंज ऑफ बेस लॉ को लगा लगा के 1000 तरह के कॉम्बिनेशन बनाए हैं और इन 1000 तरह के कॉम्बिनेशन को तुम लोग पढ़ते बैठे रहते हो सारा टाइम। पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हारे सेंस होना चाहिए कि इस तरीके से भी काम करते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुम क्या कर ले जाओ, इसको डिराइव कर ले जाओ। और ये सेंस आती है सिर्फ प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस आ जाएगी तुमको सब कुछ सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अब देखो आगे इसी को थोड़ा सा और मैनिपुलेट किया जा सकता है, log ऑफ a मेरा बेस टू द पावर m और फंक्शन भी मेरा a टू द पावर n, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं डिराइव करने की कोशिश करता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा log ऑफ a रेज टू n डिवाइडेड बाय log ऑफ a रेज टू m। करेक्ट है, ठीक है, पावर आगे आने वाले n आगे आ जाएगा ऊपर से, बन जाएगा log ऑफ a डिवाइडेड बाय m आ जाएगा नीचे, बन जाएगा log ऑफ a। अब कुछ लोग इसको डायरेक्टली काट सकते हैं, log a कट गया भाई, आंसर बच गया n/m। ऐसा भी सोच लो, थोड़ी देर के लिए चल जाएगा काम।
नहीं भी तो थोड़ा और रूल के हिसाब से अगर इसको रिवर्स लेके जाता हूँ चेंज ऑफ बेस के हिसाब से, तो ये ए फंक्शन और ये नीचे वाला क्या बन जाया करता था इसका पावर। अब तुमको मालूम है कि जब हमने ऐसे सॉल्व किया था log of a to the base a will be equal to what power must a be raised to 2 so that the answer becomes a के ऊपर कितनी पावर डालूं कि आंसर भी a ही आ जाए। ठीक है, तुम आंसर बोलोगे 1, तो जब सेम हो जाया करते तो आंसर हो जाता था 1, मतलब इसका वैल्यू कितना है 1 n upon m। तो अगर ये दोनों सेम हो गए तो आंसर हो जाएगा n upon m, और अगर ये दोनों डिफरेंट है तो ये आंसर बन जाने वाला है हमारा। यहाँ पे हम a और b को अभी भी कंसिडर करके चल रहे हैं। करेक्ट है, इस तरीके से ये काम चलता है। कहीं कहीं पावर्स की जगह पे k लिखा हुआ रहता है, वो k की भी कहानी बस इतनी ही है। ठीक है, सॉर्टेड है। नेक्स्ट देख लें, क्लियर। अब इसी केस में m जो थर्ड वाला केस था, इसी केस को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करके कभी कभी क्या कर दिया जाता है, कॉम्प्लिकेशन तो नहीं मानता मैं उसको, a रेज टू m की जगह पे 1 अपॉन m लिखा रहेगा और ऐसे b लिखा हुआ रहेगा। तो log टू द बेस a, log ऑफ b टू द बेस a रेज टू 1 अपॉन m, रेज टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन m। ध्यान से देखना, log ऑफ b टू द बेस a रेज्ड टू 1 अपॉन m। तुमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इससे, कभी भी याद रखना। अगर मैंने तुमको बताया है ये बात, मेरे से पढ़े हुए हो, तो बेस के ऊपर पावर लगी हुई है कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, जो अंदर बैठा b है उसके ऊपर पावर लगी, कोई भी फर्क हमको पड़ता नहीं। उसको देख करके कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि पावर बीच में आ गई कॉम्प्लिकेट हो गया प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। तुमसे फंक्शन को पकड़ो, क्या लिखोगे log ऑफ b डिवाइडेड बाय log ऑफ क्या बन जाएगा नीचे a रेज टू 1 बाय m, नीचे के हिसाब से log ऑफ b log ऑफ a 1 बाय m इधर आगे आ जाने वाला है, क्या बन जाएगा तुम्हारा कोएफिशिएंट बन जाएगा। log ऑफ m यहाँ पे आगे आ जाएगा बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, पावर निकल के आगे बन गई कोएफिशिएंट बन गई। अब ये 1 बाय m 1 अपॉन m हो गया, 1 m चले जाने वाला है ऊपर। यहाँ पे आंसर में मुझको क्या दे देने वाला है m टाइम्स ऑफ log ऑफ b टू द बेस a। ठीक है, तो ये इसका आंसर बन सकता है, सिंपल है। तो ये सारी बातें बताने की तुमको जरूरत क्या पड़ गई, और क्यों मैंने तुमको एक चार्ट बना के बड़ा सजा के लाल काले पेन से इसको बताया नहीं कि इतने सारे लॉ है, इतने सारे लॉ तुमको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि अगर तुम प्रोसेस को समझते हो चेंज ऑफ बेस लॉ के, तुमको किसी भी तरीके से इन सारी चीजों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सब चीजों को रट रटा के ये सारे लॉ याद रखो कि अगर इधर m है इधर n है, n आगे लाना पड़ेगा m आगे लाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मानसिक लेवल पे इसको इमेजिन कर सकते हो, ये b है, b के ऊपर पावर है n, ठीक है, नीचे a है, a के ऊपर पावर है m, b ऊपर रहने वाला है, a नीचे रहने वाला है, पावर लेकर के m, उसका n ऊपर से बाहर आएगा, इसका m इधर से बाहर आने वाला n अपॉन m log ऑफ b टू द बेस a। सिंपल, अगर तुम इसको सोच सको तो तुमको कभी भी इन सारे प्रॉब्लम्स को डिराइव करने की नहीं जरूरत पड़ेगी। अगर समझो तुमको डिराइव करने की जरूरत पड़ भी रही है इन केस, तो तुम क्या कर सकते हो, एक पेपर पेन लेकर के 2 राउंड इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे भी पावर्स लगाओ, कुछ भी डालो, और इन सबको चेंज ऑफ बेस लॉ लगा लगा कर क्या करने की कोशिश करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर तुम सॉल्व कर ले जाते हो तुम्हारी पूरी ग्रिप बन जाएगी इसके ऊपर। फ्यूचर में जब सॉल्व करते समय तुमको नहीं भी याद आ रहा होगा कि a रेज टू m और a रेज टू n क्या है, तुम जगह पे उसको क्या कर ले जाओगे, डिराइव कर ले जाओगे, जस्ट बिकॉज यू नो द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग इट, जस्ट बिकॉज यू नो हाउ एंड वेयर इट केम आउट ऑफ, कहां से इसका जन्म हुआ, कहां से निकल के बाहर आया हुआ है। अगर इसकी सेंस तुम्हारे पास आ गई है तो डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेरिवेशन की जरूरत पड़ती है तुमको चेंज ऑफ बेस थ्योरम के लिए, चेंज ऑफ बेस थ्योरम अगर तुमने डिराइव कर लिया तुम सब कुछ डिराइव कर ले जाओगे, ये सब कुछ तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 2 मिनट के लिए रुकूंगा, तुम लोग इसको सब आगे पीछे सरक करके अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हो, और हम मूव करेंगे हमारे अगले एग्जाम्पल्स की तरफ। ओके, स्टार्ट। चलो फिर शुरुआत करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स पे से। ये प्रॉब्लम्स बहुत बेसिक हैं, दिखने में बड़े पहलवान जैसे दिखते हैं पर औकात कुछ नहीं, अंदर से कुछ कबा में है। ठीक है, देखो ध्यान से, इसके ऊपर चेंज ऑफ बेस लॉ लगा देता हूँ। आंसर क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे लगा देता हूँ, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लगा देता हूँ log ऑफ 5 डिवाइडेड बाय log ऑफ 4, यहाँ पे लगा देता हूँ log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 5। बड़ा सिंपल है, देखो 2 को ले गया, ठीक है, 5 को ले गया, क्लियर है। ध्यान से देखना, अब यहाँ पे बच गया log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 4। दिख ही रहा है, अंधों को भी दिख गया होगा, सब एक दूसरे काट देंगे, बीच में कुछ लोग ऐसा करते हैं 1 इज इक्वल टू 1, एक ही तो बात है। log ऑफ 3/4 इज इक्वल टू log ऑफ 3/4, कुछ टीचर्स और सजाएंगे, ऐसा करेंगे log ऑफ 3 टू द बेस 4 इज इक्वल टू log ऑफ 3 टू द बेस 4,
फिर लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 1, फिर लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। सीधी भाषा में तराजू के दोनों साइड बराबर हो चुके हैं, प्रूव हो चुका है। अब इसको चाहे अपने हिसाब से, अपनी मेंटालिटी से कितना भी एक्सपांड किया। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा। यहाँ पे आने के बाद देखो क्या होता है, थोड़ा सा इसको ना इंडाइसेस के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे। बेस को वैसे रहने दो, a को लिखा जा सकता है रेज टू 1/3, ठीक है, लिखा जा सकता है 1/3। इस तरफ आ जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन है, इसको लिखा जा सकता है log ऑफ c, कुछ मत करो, इसको थोड़ी देर के लिए रहने दो, पहले रूट वाले साइनों को निपटा लेते हैं। फिर log ऑफ a, बेस a है, c रेज टू 3 इसका क्यूब हो रहा है, उसके बाद इसका फोर्थ रूट हो रहा है, तो वैल्यू हो जाने वाली 3/4 शुड बी इक्वल टू 1। दिखता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है, कुछ लोग कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ जिन लोगों को आदत है उनको नहीं कॉम्प्लिकेटेड, कोई बड़ी बात। log ऑफ a रेज टू 1/3, चेंज ऑफ बेस लो लगा देता हूँ, log ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ b रेज टू 4 डिवाइडेड बाय log ऑफ c। यहाँ पे इमेजिन करते रहना, मैंने इनको बेसिस को तो अलग अलग कर लिया, अलग अलग log लगा दिए। यहाँ पे कोई ना कोई बेस आके बैठा हुआ होगा और दोनों ही बेसिस सेम है, कौन लिखते बैठेगा, इतना चलता है काम। log ऑफ c 3/4 डिवाइडेड बाय log ऑफ a इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, देखना ध्यान से क्या हो रहा है, log ऑफ फोर्थ रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ c 3/4 है। चलो निपट गया, देखते हैं इसके साथ क्या कर सकते हैं। अब कोएफिशिएंट को क्या करो, कोएफिशिएंट को निकाल लो बाहर, बाय कौन सा लॉ, अपना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 टाइम्स ऑफ log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ b, फिर यहाँ पे 4 निकल आएगा, मल्टीप्लाई 4 टाइम्स ऑफ log ऑफ b डिवाइडेड बाय log ऑफ c मल्टीप्लाइड बाय 3/4 टाइम्स ऑफ log ऑफ c डिवाइडेड बाय log ऑफ a शुड बी इक्वल टू 1। ध्यान से देखो, c को काट खाया, a को काट खाया, b को काट खाया, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 शुड बी इक्वल टू 1। 4 को काट खाया, 3 को काट खाया, 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर, बड़ा सिंपल था। ठीक है, दिखता कैसे है, प्रूफ कितना सा हो जाता है तुरंत, सिंपल है। ठीक है, कॉपी करिए, चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। If x is equals to log of bc to the base a, y is equals to log of ca to the base b, or z is equals to log of ab to the base c, prove that 1/1 plus x plus 1/1 plus y plus 1/1 plus z is equals to 1। ठीक है, चलो LHS को कंसीडर करते हैं। LHS में क्या बोलता है, 1 plus x, 1 plus x की जगह पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ऑप्शन ही क्या है, bc to the base a, क्लियर है, प्लस y की जगह पे 1/1 plus y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, log ऑफ क्या मिल रहा है, ca to the base b प्लस z की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/1 प्लस log ऑफ ab टू द बेस c शुड बी इक्वल टू RHS। RHS किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इस log के फंक्शन को ध्यान से देखने की कोशिश करो, इसका इस 1 के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, ये 1 जो है रिजॉल्व होएगा नहीं। ये 1 को रिजॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बेसिक सिंप्लीफिकेशंस करने पड़ेंगे। यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1/log ऑफ a टू द बेस a प्लस log ऑफ bc टू द बेस a। ठीक है, यहां पे ऐसे लिखना पड़ेगा प्लस 1/log ऑफ b टू द बेस b प्लस log ऑफ ca टू द बेस b। ठीक है, प्लस आगे लिखना पड़ेगा 1/log ऑफ c टू द बेस c प्लस log ऑफ ab टू द बेस c शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है, log ऑफ c टू द बेस a की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, log ऑफ b टू द बेस b की वैल्यू हो सकती है 1, और log ऑफ c टू द बेस c की वैल्यू हो सकती है 1। ठीक है, ये बात यहाँ पे समझ में आती है, सिंपल है, इसके अंदर इतना कुछ कॉम्प्लिकेट हो ऐसा है नहीं। और हमने इसको इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे बेस b था, इसके लिए मैंने b भी लिया, यहाँ पे बेस a था, इसके लिए मैंने a और a लिया हुआ। ठीक है, तो ये मेरा पार्ट बन जाने वाला है जिसके ऊपर log लगा हुआ है, और ये बन जाने वाला मेरा बेस। अब बेसिस दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लिखा जा सकता है, log ऑफ दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। फर्स्ट वाला लॉ ऑफ प्रोडक्ट याद करो, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, log बेस a है a इंटू b इंटू c, पॉसिबल। ठीक है, दोनों बेसिस सेम है, बेसिस अलग अलग होते कुछ तो प्रॉब्लम होती ना, बेसिस तो दोनों सेम है, तो सब दोनों बेसिस को इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर अगर कर डाला दोनों बेसिस को, तो उस हिसाब से a b और c ऐड हो रहे हैं, bc का प्रोडक्ट a के अंदर ऐड हो रहा है, तो a b c क्या हो जाने वाला है, एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाने वाले, प्लस यहाँ पे क्या हो जाने वाला है 1/, देखना ध्यान से, log ऑफ बेस में क्या है b, यहाँ पे मेरे पास बनने वाला है b c एंड a, प्लस यहाँ पे क्या मिलने वाला है 1/log ऑफ बेस क्या है c a b शुड बी इक्वल टू 1। क्लियर है, सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, फिर से आगे क्या होने वाला है,
यहाँ पे चेंज ऑफ बेस लॉ अगर मैं लगा देता हूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 अपॉन, ठीक है, लॉग ऑफ, ऊपर देखता है मुझको ए बी सी हो जाएगा और डिवीजन में मुझको दिखाई देता क्या बन जाता है, लॉग ऑफ ए। क्लियर, राइट। प्लस यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन फिर से लॉग ऑफ ए बी सी और डिवीजन में क्या बन सकता है, लॉग ऑफ बी, प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ, फिर से इसको भी तो ए बी सी ही लिख सकते हैं, सी ए बी लिखने के बजाय ए बी सी, डिवीजन में फिर से क्या है, लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू सब किसके बराबर है 1। मैंने चेंज ऑफ बेस थ्योरम लगा दिया है, ए बी सी और नीचे लॉग ए। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जंप मार जाएगा, न्यूमरेटर में। ये क्या पार्ट है इसका, न्यूमरेटर का। सिंप्लीफाई कर सकते हैं लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए बी प्लस लॉग ऑफ बी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए बी सी, फिर से लॉग ऑफ, यहाँ पे सी होना चाहिए था ना, सॉरी, सी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए बी सी। बड़ा एक्साइटमेंट में बी की जगह सी लिख उठता है, ठीक है। बेसिस सबके कॉमन है, बेसिस को कॉमन लिया जा सकता है, तो इससे मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ सी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ, लिखा हुआ नीचे ए बी सी। ए बी सी फंक्शन है, ठीक है, बेस को इग्नोर करके चल रहा हूँ, इज इक्वल टू 1। बेस सबके लिए कॉमन हो चुका है, चेंज ऑफ बेस लगाया है मैंने, लिखो चाहे मत लिखो, लिख लोगे यहाँ पे लिख लो, सी सी डी डी जेड जेड कुछ ना कुछ डाल दो, बेस सबको चलता है, ठीक है। अब ये तीनों आपस में इंडिविजुअल लॉग्स हैं, आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं, पावर का कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको लिखा जा सकता है लॉग ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ, फिर से डिवीजन में क्या है, ए बी सी शुड बी इक्वल टू 1, करेक्ट है। और थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा तो इसको लिखा जा सकता है, सीधा डिवाइड करना है जिन लोगों को वो साइन से डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो नीचे वाला फंक्शन क्या बन जाता है हमारा, बेस बन जाता है, शुड बी इक्वल टू 1। अब log ऑफ a टू द बेस a इज ऑलवेज 1, तो फंक्शन भी सेम और जो लगी हुई नीचे बेस है वो भी सेम, तो 1 इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू RHS है, प्रूव हो गया। ये पार्ट 1 1 के बराबर हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से इन टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए तो नेक्स्ट, अब इफ log ऑफ x टू द बेस 8 और log ऑफ x टू द बेस 4 और log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 11, ठीक है। चेंज ऑफ बेस लॉ लगाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ 8 प्लस log ऑफ x log ऑफ 4 प्लस log ऑफ x टू द बेस 2 है, इधर नहीं लगा रहा, क्यों नहीं लगा रहा तुमको समझ में आएगा, लगा भी दूंगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला, इधर 2 रहने दे रहा हूँ। ये 2 से मुझको एक बात समझ में आती है कि अगर इधर भी 2 आ जाए तो ये दोनों सेम सेम हो जाएंगे, इधर भी 2 आ जाए तो ये तीनों सेम हो जाएंगे। अगर इधर 2 डाला है तो इधर भी 2 डालना पड़ेगा, इधर भी 2 डालना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज चेंज ऑफ बेस लॉ के हिसाब से जब बेसिस चेंज किए जा रहे हैं तो उनके जो नए बेसिस हैं वो दोनों कैसे होने चाहिए, सेम टू सेम होने चाहिए, ये दोनों भी कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इसके आइडियोलॉजी से मैंने इसको कर दिया, नीचे डिवीजन में log ऑफ 2 टू द बेस 2 डाल दो, x टू द बेस x डाल दो, कुछ मत डालो, नहीं डालना हो तो शुड बी इक्वल टू 11 और मुझको x की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है, देखते हैं। अभी तीनों के पास है, ऊपर वाला पार्ट मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ x टू द बेस 2 डिवीजन में यहाँ पे क्या बचने वाला है, मतलब अंदर मल्टीप्लिकेशन 1, व्हाट पावर शुड 2 बी रेज्ड सो दैट द आंसर बिकम्स 8, मुझको पता है कितना होना चाहिए वो 3, 2 को 3 बनाया तो होएगा, व्हाट पावर मस्ट 2 बी रेज्ड टू सो दैट द आंसर बिकम्स 4, आंसर हो जाएगा 2, 1 इधर रहेगा, प्लस इससे तो निकल आया है आंसर 1 इज इक्वल्स टू 11। ध्यान से देखो फिर से, log ऑफ x टू द बेस 2, इसका क्या करने की कोशिश करेंगे, एलसीएम करने की कोशिश करेंगे, कितना बन सकता है ये 6 बन सकता है। 6 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2/6 प्लस इधर बनना पड़ेगा 3/6 प्लस यहाँ पे बनना पड़ेगा 6/6 इज इक्वल टू कितना हो गया 11, 6/6 है 3 3 1/2 1/3, करेक्ट है। तो log ऑफ x डिवाइड बाय 2, अंदर मेरे पास हो जाना है 2 + 3 5 प्लस 11 11/6 इज इक्वल टू 11 11 11 दोनों साइड कट जाने वाला है, 6 जाएगा उस तरफ। log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू क्या दे देने वाला है हमको, वैल्यू 6 क्या है मेरी पावर, 2 रेज टू 6 क्या बन जाने वाला है मेरा, x बन जाने वाला है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखा था 2 to the 4 2 to the 4 2 to the 4 4 4 8 16 16 4 64, x की वैल्यू मेरी कितनी है 64। इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स तुमको चेंज ऑफ बेस लॉ के हिसाब से सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, देख करके तुमको इनको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अभी बेसिक लेवल प्रॉब्लम्स हैं, अभी तक के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस मैंने तुम लोगों को इसलिए करवाई है ताकि चेंज ऑफ बेस लॉ के ऊपर और उससे रिलेटेड लॉज के ऊपर थोड़ी सी पकड़ आ जाए। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, जेई लेवल के कुछ एडवांस्ड कुछ मुश्किल टाइप के प्रॉब्लम देखने वाले, जहां पे वो सब नहीं हुआ करता था, log ऑफ a रेज टू 1/mb, जहां 1/m बाहर निकल के m बन जा रहा है, log ऑफ a b, ये सारी चीजें दिखाई दे रही थी, ये सब तुमको वहां पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा।
ठीक है। इस टाइप का प्रॉब्लम्स तुमको वहां पे दिखने लगेंगे। इनसे चेंज ऑफ बेस लॉ में से रिलेटेड कुछ नए नए क्वेश्चंस जो बने हुए थे जिनको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा वो सब तुमको वहां पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, मैं अभी यहाँ पे रुक रहा हूँ इस स्पेसिफिक लेक्चर में, ताकि तुम लोगों की इससे रिलेटेड कंट्रोल थोड़ी सी बन जाए। नेक्स्ट वाले वीडियो पे तुम लोग स्वाइप कर सकते हो, अभी मैं कल तक उसको अपलोड कर दूंगा, तो ये नेक्स्ट वाले वीडियो में तुमको मिल जाएगा। इससे रिलेटेड आगे के जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जेईई के नजरिए से देख रहे हैं उनके लिए इसके आगे हेल्प मिलने वाली है। अभी तक जो काम चल रहा था वो था बेसिक लोगारिथम। अभी तक मैंने कैसे कैसे कहाँ से कौन से लॉ डिराइव होकर बाहर निकले हुए हैं वो सारे लॉज मैंने तुम लोगों को बताए। उनसे रिलेटेड कुछ ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस मैंने तुम लोगों से सॉल्व करवाए। अब 3 मार्कर्स 4 मार्कर वाले क्वेश्चन जो तुम्हारे स्कूल तक तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, ये टाइप के प्रॉब्लम मैंने तुमसे सॉल्व करवाए हुए हैं। अब आगे के प्रॉब्लम जो है वो तुमको मैं ऐसे कराने वाला हूं जो जो जेईई के लेवल पे तुमको हेल्प करने वाले हैं, जो तुम्हारी ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग पकड़ मजबूत करेंगे। तो अभी तक जो प्रॉब्लम्स हमने किए हैं ये सारे प्रॉब्लम्स की तुम्हारी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ये सारे लॉस की तुम्हारी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ताकि अभी तक के सारे प्रॉब्लम्स पे जो बेसिक्स हैं जिन पे तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए, जिन पार्ट्स पे लॉगरिथम्स के, वो सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में आ जाए पूरी तरीके से। एक बार ये सब कंट्रोल में आ गए तो फिर हम आगे वाले कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट हम अभी उन प्रॉब्लम्स को इसके अंदर इस वीडियो में नहीं घुसा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर से हमारे कुछ ऐसे लॉगरिथम से कॉम्प्लिकेटेड रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होंगे, कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होंगे जो तुमको जेईई लेवल पे हेल्प करने वाले। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, साइनिंग ऑफ।